AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आपका सिलेबस का यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रोबोटिक्स। तो पहले समझते हैं कि क्या होता है इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रोबोटिक्स। इसका मतलब क्या है कि आपका जॉब रोबोटिक्स को आप लाओगे, ठीक है, उसके वजह से आपका इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट आएगा एंड सोशली क्या इंपैक्ट आएगा। इकोनॉमिकली मतलब पैसा पैसा के रिलेशन, जो रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, जो आपका फाइनेंस वाला चीजें हैं, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा एंड सोशल, हमारा जो सोसाइटी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। वैसे देखा जाए तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। सपोज जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज जैसे कि बोला जाता है कि रोबोटिक्स आ गया तो हमारा क्या होगा। लोग बोलते हैं कि जो अनस्किल्ड लेबर हैं, ठीक है, जो अनस्किल्ड लेबर है उनका जॉब चला जाएगा। तो जॉब जो चला गया वो एक सोशल इंपैक्ट है, ठीक है। लेकिन उसके वजह से उसको तनख्वाह नहीं मिलेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उसके पास पैसा नहीं जाएगा उस आदमी के पास। उस आदमी के पास पैसा नहीं जाएगा तो वो कुछ चीजें खर्चा नहीं कर सकता, कुछ चीजें खरीद नहीं सकता, कुछ चीजें नहीं खरीदेगा। तो जो दूसरे कंपनी है जो वो उस चीज को बेच रहे हैं वो इम्पैक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो ये पूरा एक चेन ऑफ प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो डिस्टरप्ट ना हो, ठीक है। ओके, तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि व्हाई टू स्टडी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हमें क्यों चाहिए। पहली बात तो ये है कि रोबोटिक्स इज नॉट जस्ट ए टेक्निकल फील्ड। बात वही है कि रोबोटिक्स खाली एक टेक्निकल फील्ड नहीं है। ये क्या करता है, ये आपका जॉब मार्केट को भी इंपैक्ट करता है, इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है एंड सोसाइटी को भी इंपैक्ट करता है, ठीक है। सो जो वर्कफोर्स में उसका इम्प्लीकेशन है, जो जॉब एम्प्लॉय मार्केट, जॉब एम्प्लॉयमेंट में जो उसका इम्प्लीकेशन है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना पड़ेगा। जो इकोनॉमी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो चेन हमारा काम कर रहा है उसके ऊपर ये कैसा इंपैक्ट करेगा, ठीक है। एंड ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन के ऊपर ये कैसे काम करेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल एक्सेप्टेंस कैसे हो रहा है, लोग रोबोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज को भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इम्पैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, जो वर्कफोर्स इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जो है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट इन रिपीटेटिव एंड हैजर्डस टास्क। देखो हम लोग जो रोबोटिक्स है उसको किस में यूज करते हैं। हम लोग जनरली हम लोग जो रिपीटेटिव टास्क होता है, पिक प्लेस पिक प्लेस पिक प्लेस, ये एक रिपीटेटिव टास्क है, उधर हम लोग रोबोट यूज करना चाहते हैं। हैजर्डियस टास्क है, जहां पर आदमी जाएगा तो आदमी के जान को खतरा है, उसको बोलते हैं हैजर्डियस टास्क। वहां पर हम लोग एक्चुअल में रोबोट को इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। जॉब क्रिएशन, जो हमारा जो इंडस्ट्री आपका एक बना, इंडस्ट्री में लोग काम करेंगे, ठीक है। जॉब क्रिएशन इन डिजाइन, एक पार्ट आप बनाओगे तो डिजाइन, आपके पास ऑलरेडी एक चीज है उसको मेंटेन करने के लिए आपको लोग चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल, ये सब सेक्टर में कैसे जॉब क्रिएशन में ये इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। शिफ्ट इन रिक्वायर्ड स्किल सेट, जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है आपके पास फ्रॉम द मैनुअल टू कॉग्निटिव एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, ठीक है। अब जो शिफ्ट है इन रिक्वायर्ड स्किल सेट, मतलब क्या है कि बोला जाता है ना कि आपको
दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। सपोज आपके पास अभी एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में आपके पास वही पर्टिकुलर स्किल सेट रहेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। जैसे कि आप पहले एक काम को आप सीमेंट के बस्ता को आप उठा के लेके जाते थे, अब क्या हुआ, इधर हमने रोबोट लगा दिया, तो वो अभी उस सीमेंट के बस्ता को उठा रहा है, पिक रख रहा है, उठा रहा है, रख रहा है, तो वहां पर जो मैनुअल जो लेबर का जो काम हो रहा था वो गया। लेकिन सपोज आप वो मैनुअल लेबर को छोड़ के सपोज आपने थोड़ा बहुत स्किल गेन किया, आपने सीख लिया कि कैसे उस रोबोट को ही चलाना है, तो आपका क्या होगा, आपका उधर जॉब लग जाएगा। तो जो शिफ्ट इन स्किल सेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ रोबोट एंड ह्यूमन कोलैबोरेशन। आप एक जगह पे गए हो, ठीक है, आप एक इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा काम चल रहा है, वो है कि रोबोट ह्यूमन कोलैबोरेशन। मतलब क्या है, रोबोट और ह्यूमन, जो कि इंडस्ट्री 4.0 में हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं कि खाली रोबोट को काम में नहीं लगाना है, ठीक है, खाली रोबोट को काम में नहीं लगाना है, ह्यूमन रहेगा, रोबोट रहेगा, दोनों कोलैबोरेट करके कैसे काम कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम लोग ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग, मैंने यहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 एंड इट्स सोशल शिफ्ट के बारे में बात किया। इंडस्ट्री 4.0 क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत सारा हुआ है, 4.1 मतलब 0 से लेकर 1 से लेकर 1 2 3 4, अभी फोर्थ रिवोल्यूशन चल रहा है। फोर्थ रिवोल्यूशन क्या है, रोबोटिक्स चलेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स चलेगा, एआई चलेगा, बिग डाटा चलेगा, ठीक है। इस सब चीजों को हम लोग इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। साइबर फिजिकल सिस्टम टू क्रिएट स्मार्ट एंड कनेक्टेड फैक्ट्रीज। रोल ऑफ रोबोटिक्स इन 4.0 क्या है, एक्ट एज ए कोर एनेबलर फॉर द ऑटोमेशन एंड इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग। समझ रहे हो, जो रोबोटिक्स है उसको हम लोग कोर में एक यूज करेंगे कि वो कैसे ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है। समझ रहे हो, ऑटोमेशन मतलब सब चीज ऑटोमेट हो जाएगा, इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ कुछ चीजें रोबोट अपने हिसाब से डिसीजन लेके काम करा लेगा, ठीक है। सपोर्ट्स रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब आप जो काम कर रहे हो उसको वो रियल टाइम में मॉनिटर कर पा रहा है, उस चीज को बोलते हैं सपोर्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है। रिमोट कंट्रोल, आप हजारियस काम है, आप इधर बैठे हुए हो, दूर दराज में कहीं पर एक रोबोट है, वो अपना काम आप यहाँ से रहकर उसको कंट्रोल कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल, ठीक है। एडेप्टिव प्रोडक्शन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एम्फेसिस ऑन रीस्किलिंग। मैंने आपको जो बताया अभी कि आपको कुछ कुछ चीजें छोड़कर कुछ नया चीजें सीखना पड़ेगा, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग रोल्स, यूजेस डिजिटल savvy मल्टीडिसिप्लिनरी जॉब्स। मल्टीडिसिप्लिनरी जॉब्स मतलब बहुत सारे, जैसे कि रोबोटिक्स, मैंने आपको बताया था, रोबोटिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी जॉब है, इसमें आपका कंप्यूटर साइंस भी लगता है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगता है, इसमें आपका मैकेनिकल भी लगता है, तो वही सब चीजें हैं, ठीक है। ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स, ये सब इंडस्ट्री 4.0 का ये है रोबोटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रिमोट फैक्ट्री ऑपरेशन यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, rise in demand for robot program and AI integrations, human worker managing automated fleets and cobots, ठीक है। implication, industry 4.0 is not just a tech upgrade, it's an social evolution requiring inclusive planning and education reform, ठीक है। ओके, देन देखते हैं कि इकोनॉमिकली क्या ये बेनिफिट कर रहा है। पिछली बार में हम लोग जो देखे ये थोड़ा सोशल चीजें हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिकली यह हमें कैसे बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। व्हाई इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट इन रोबोटिक्स। आपका पास एक इंडस्ट्री है, आप खुद को समझो कि आप एक इंडस्ट्री का ओनर हो, ठीक है। जो आपके पास जो इंडस्ट्री है, आप क्यों रोबोट को वहां लगाओगे, इकोनॉमिकली आपको क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। जो एक आदमी जितना काम कर सकता है उससे ज्यादा एक रोबोट काम कर सकता है, तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कितना आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है, कितना काम कर पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी तो रोबोट में ज्यादा है, एफिशिएंसी भी ज्यादा है, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी मतलब काम करने का एफिशिएंट, कितना एफिशिएंट है वो, ठीक है। कंटिन्यूअस 24/7 ऑपरेशन विदाउट फटीग, वो थकता नहीं है, कभी कभी नहीं थकेगा, वो ऐसे ही काम करता रहेगा। उसके बाद एक हाई रिपीटेबिलिटी एंड प्रिसीजन, आप ह्यूमन लेबर को लगा दो एक चीज को
5 घंटे करने के बाद उसका रिपीटेबिलिटी, उसका प्रिसिशन, काम का जो प्रिसिशन है वो कम होता जाएगा, वो धीरे धीरे गलत काम करता जाएगा, ठीक है, डिफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन जो आप रोबोट लगाओगे तो ये डिफेक्ट को रिड्यूस करता है, हाई रिपीटेटिव होता है, हाई प्रिसिशन होता है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन क्या है, एक्चुअली हम लोग जो एक रोबोट को बनाते हैं, रोबोट तो हाई कॉस्टली चीज होता है, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? इंडिया में जो चीज चलता है ना, वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर चलता है। सपोज वो चीज कॉस्ट इफेक्टिव है तो इंडिया में चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो रोबोट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। सपोज आपने 2 करोड़ दे के एक रोबोट को खरीदा, तो वो जो 2 करोड़ का चीजें हैं वो जब 20 साल चलेगा तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप छोटे मोटे, सपोज आपके पास का टर्म है कि 3 साल का मैं फैक्ट्री चलाऊंगा, ये वाला काम कराऊंगा, उसके बाद में दूसरे काम कराऊंगा, तो उस उधर आप रोबोट लेके आ रहे हो 2 करोड़ का, तो आपका वो बेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड डिक्रीज मटेरियल वेस्ट थ्रू प्रिसिशन, ठीक है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली आपका वो क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, एंड जो क्वालिटी जो इम्प्रूव हुआ है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता रहेगा, मतलब पीरियड ऑफ टाइम पे वो सेम क्वालिटी इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट क्वालिटी, बेटर ब्रांड रेपुटेशन, आप जहां पर ऑटोमेटेड चीजें होता है, जो देखोगे हम लोग जहां पर एक जो ऑनलाइन में भी आप देख लो, जो चीज ऑटोमेटेड नहीं है, जो चीज लोकल मार्केट में लोकल चीजें जो मिलता है ऑनलाइन पे, वो खराब मिलता है, लेकिन आप ब्रांडेड कंपनी का लेते हो तो वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑटोमेटेड चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रोडक्ट का जो गलती होने का जो ये है वो कम रहता है, ठीक है। एबिलिटी टू ऑपरेट इन हजारियस एनवायरमेंट, जहां पर ज्यादा हजार है, ज्यादा डेंजर है, वहां पर भी वो आराम से काम कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजों के लिए आपका इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है, ठीक है। आप एक आदमी को हजारस एनवायरमेंट में भेज रहे हो तो आपको उसको क्या क्या देना पड़ेगा, वो लेबर का चार्ज भी ज्यादा होगा, उसका डेथ वेथ हो गया तो उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा और फिर खर्चा करो, वो सब चीजों में इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत बेनिफिट आता है। तो वही है कि आपको आपका एप्लीकेशन देख के डिसाइड करना पड़ेगा जे वेदर यू हैव टू गो फॉर रोबोटिक्स और नॉट गो फॉर रोबोटिक्स, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है, फास्टर टाइम टू मार्केट विद ऑटोमेटेड प्रोटोटाइपिंग, enable mass customization in flexible manufacturing system, real world impact example, ठीक है। ऑटोमेटिव सेक्टर में क्या होता है एक्चुअली, यूज ऑफ रोबोटिक्स लीड टू 20% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन डिफेक्ट अक्रॉस मेजर असेंबली लाइंस, ठीक है। डिफेक्ट जो होता है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करता है, किसमें, रोबोटिक्स। आप इसलिए एक्चुअली ये सब चीजों के लिए ही लोग रोबोटिक्स को, जो कंपनी ओनर होते हैं वो रोबोटिक्स को प्रीफर करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो जो डेवलपिंग कंट्री होता है वहां पर रोबोटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। कि क्या प्रॉब्लम आता है, पहली बात तो ये कि हाइप का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा बहुत ही ज्यादा होगा। आप एक रोबोट खरीदने के लिए जाओ, जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री होता है उसमें आपके पास स्किल्ड मैन पावर है ही नहीं, आपके पास अनस्किल्ड मैन पावर है। आपके पास सीमेंट बस्ता उठाने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो जो रोबोट है उसको चला के वो सीमेंट बस्ता को उठाने के लिए आपके पास आदमी नहीं मिलेंगे। तो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, कंसर्न्स ओवर जॉब लॉसेस, ठीक है। अब लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा लोग हैं, उनके पास लोगों की कमी नहीं है। उधर आप रोबोट को लेके आओगे तो लोग क्या सोचते हैं, चला मेरे पास तो भी स्किल नहीं है रोबोट चलाने के लिए, अब मैं सीमेंट बस्ता उठाकर दिन का 500 रुपया कमाता था, अब ये रोबोट आ गया, अब ये मेरा जॉब लेके जाएगा, 10 लोगों का जॉब अकेला कर रहा है, रात दिन 24 घंटा काम कर रहा है। तो ये थोड़ा कंसर्न रहता है, ठीक है। नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क टू गाइड अडॉप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट फॉर रोबोट डिजाइन। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या होता है रोबोट डिजाइन का। अब जब रोबोट डिजाइन, ये एक्चुअली ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ पहले, ठीक है। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, आप जब रोबोट को डिजाइन करने के लिए जा रहे हो, जो बनाने के लिए जा रहे हो, जो इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हो, उसमें देखते हैं कि आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब सपोज आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया, रोबोटिक सिस्टम आपने बनाया, अपने इंडस्ट्री 4.0 को अप्लाई किया, ठीक है, अपने सब चीज को ऑटोमेटेड कर दिया। लेकिन सपोज आपने जो 5 करोड़ लगाया पहले, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसमें,
5 करोड़ लगा के आप 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो एक साल में, तो ठीक है, सॉरी, करेक्ट। आपने 5 करोड़ लगाया और आपका टोटल जो प्रोडक्ट बेचे है वो आप 4 करोड़ का बेच रहे हो, तो लॉस हो गया। तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, क्या आपने उसको इतना मिला? उसके बाद क्या है, फैक्टर टू ऑप्टिमाइज। आप कौन से फैक्टर को ऑप्टिमाइज करते हो? पहली बात तो है कि कंपोनेंट कॉस्ट, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स, ये सब को आपको देख देख के यूज करना पड़ेगा। आपका काम के हिसाब से ही उसी सेंसर लगाना पड़ेगा आपको। आपके पास सपोज छोटा मोटा काम है और आप उधर 10 लाख का सेंसर लगा रहे हो, जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपका उतना प्रिसीजन वाला काम है तो आप लगाओ। एक्चुएटर भी वैसा ही है, आपके काम के हिसाब से आपको एक्चुएटर लगाना पड़ेगा। कंट्रोलर भी वैसा ही है आपका, मतलब टोटल आप जब सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए जा रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं रोबोट खरीदूंगा। ऐसा नहीं है कि आप रोबोट खरीद रहे हो 5 करोड़ का और आपका कंपनी में जरूरत ही नहीं है उस उतना हाईली सोफिस्टिकेटेड रोबोट का। उसके बाद क्या है, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट, आपको पावर पता होगा कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मेंटेनेंस बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, लाइफ स्पैन एंड रिलायबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। तब जाके आप लोग ये सब चीजों को जब कंसिडर करोगे, तब आप एक कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी इन रोबोटिक्स। अब हम लोग जब रोबोट का डिजाइन करते हैं, उधर हम लोग एक चीज देखते हैं, डीएफएम। ठीक है, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी होता क्या है? एन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट सो दैट दे आर इजी। अब जो प्रोडक्ट को बना रहे हो वो इजी है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, वो रिलायबल टू मैन्युफैक्चर है विथ मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी। वो इजीली मैन्युफैक्चर होना चाहिए। क्या पता है, एक एक होता है कि आप लोग डिजाइन तो बना लिया, आपने आपने अपना कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई ना मुझे मुझे इस तरह से ऐसे करके प्रोडक्ट चाहिए। अब आपने तो बता दिया मुझे इस तरह से ऐसे करके प्रोडक्ट बन चाहिए, लेकिन भैया इस तरह से ऐसे करके प्रोडक्ट बन भी तो पाना चाहिए। हमारे पास जो मेथड है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप जाओगे, जब चीजों को बनाने के लिए जाओगे, वो चीजों को बना भी तो पाना चाहिए। उसके पास वो मशीन होना भी तो चाहिए। तो उस हिसाब से आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा कि भाई साहब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में इजी हो। देन आप बोलोगे कि सर मैन्युफैक्चरिंग के बाद इधर क्यों चल रहा है रोबोटिक्स में? व्हाई डीएफएम इज इंपॉर्टेंट इन रोबोटिक डिजाइन? ठीक है, because reduces production cost and time, ensure ease of assembly and maintenance, ensure reliability and quality of robotics, and facilitates scalability and modularity. ठीक है, स्केलेबिलिटी मतलब स्केल, ज्यादा स्केल कर सकते हो। अब जो चीजें लेके आ रहे हो उसको ज्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, मॉड्युलरिटी मतलब मॉड्यूल वाइज उसको स्टैंडर्डाइज करते हो, मॉड्यूल वाइज काम करा सकते हो। ठीक है, देन डीएफएम प्रिंसिपल अप्लाइज टू रोबोटिक्स। क्या है? स्टैंडर्ड कंपोनेंट बना सकते हो, मॉड्यूलर डिजाइन बना सकते हो, सिंप्लीफाइड असेंबली बनाकर आप चीजों को कर सकते हो, मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हो, लाइट वेट ड्यूरेबल मटेरियल ले सकते हो, एंड टॉलरेंस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, देन रीजन फॉर इंस्टॉलिंग रोबोट्स। देखो ये जो चीजें हैं इसको हम लोग देख सकते हैं एक्चुअली कि हमें रोबोट को इंस्टॉल क्यों करना है। पहली बात तो ये है कि आप रोबोट को इंस्टॉल करोगे टू सेव मनी इफ कॉस्ट ऑफ द रोबोट ओवर इट्स लाइफ टाइम इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉइंग ए पर्सन। मैंने आपको बताया था आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप मनी बचा सकते हो तब जब रोबोट का कॉस्ट जो होगा टोटल लाइफ टाइम में, सपोर्ट रोबोट जो है वो 20 साल काम करेगा और 20 साल आप एक पर्सन को काम पे लगा रहे हो, तो उस पर्सन क्या करेगा? उस पर्सन 2 साल के बाद फिर से बोलेगा कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, 5 साल के बाद बोलेगा मेरा सैलरी बढ़ाओ, मेरा घर का ख्याल रखो, मुझे घर दो, मुझे ये दो। तो ये जो टोटल कॉस्ट है उस एम्प्लॉय के ऊपर, वो टोटल सपोज 20 साल में 50 साल में जितना आया, आप एक रोबोट सपोज इनिशियली 10 करोड़ जगह लगा रहे हो, क्या वो 20 साल में उससे कम है? क्या रोबोट का एक्सपेंडिचर कम है? तो यहाँ पर आप पैसा सेव कर सकते हो। ठीक है, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑपरेशन, सो आप ऑपरेशन मतलब काम का आप स्पीड बनाओगे तो प्रोडक्शन आपका ज्यादा बनेगा। ठीक है, टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, आप रोबोट लगाओगे तो ऑब्वियसली आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, डिफेक्ट बहुत कम निकलेगा। ठीक है, टू हैंडल लोड्स टू हैवी फॉर ए पर्सन। सपोज अपने पीछे वाला जो है 100 किलो का आपके पास बैगेज है, उसको उठाना है, तो एक पर्सन नहीं उठा सकता, उधर 2 पर्सन लगते हैं, लोगों के ऊपर फैटिग्यू हो जाता है,
फैटिक हो जाता है, लोग थक जाते हैं, वहां पर आप रोबोट को लगा सकते हैं। टू हैंडल डेंजरस लोड एंड रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजिव, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिया गया आपको एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। टू एलिमिनेट बोरिंग एंड नॉन प्लीजेंट वर्क, व्हेन ए पर्सन कैन नॉट गेन एक्सेस नैरो ट्यूब्स, जहाँ सपोज एक छोटा सा ट्यूब है, वहां पर एक आदमी नहीं घुस सकता काम कराने के लिए, वहां पर रोबोट को भेज दो, ठीक है। When a task needs movement too precise for a person to make, जहां पर सपोज बहुत ही ज्यादा प्रिसीशन में काम चाहिए, वहां पर आदमी के हाथ क्या है, वाइब्रेट होता है, लेकिन रोबोट आप लगाओगे तो वहां पर अच्छे से प्रिसीशन में आप काम करा सकते, ठीक है। इकोनॉमिक एंड कॉस्ट बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट, ठीक है। आप पहले तो देखोगे कि उसका परचेज प्राइस क्या है, स्पेशल टूलिंग का प्राइस क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है, स्टाफ ट्रेनिंग में कितना जा रहा है, मेंटेनेंस में कितना जा रहा है, पावर कितना ले रहा है, फाइनेंस उसका कितना आ रहा है, डिप्रिसिएशन 10 साल के बाद, डिप्रिसिएशन मतलब 10 साल के बाद एक प्रोडक्ट को आपने खरीदा, 10 साल के बाद उसके बाद उसको बेचने के लिए जाओगे, सपोज 10 करोड़ में खरीदा था, अभी 10 साल के बाद जब आप बेचने के लिए जाओगे उस प्रोडक्ट का कितना वैल्यू रह जाएगा, क्या 10 करोड़ का प्रोडक्ट 5 करोड़ में बेच रहा है, कि 2 करोड़ में बेच रहा है, कि 1 करोड़ में बेच रहा है। 1 करोड़ में बेच रहा है मतलब आपका 10 गुना ज्यादा कम हो गया, 10 गुना ज्यादा आपका जो वैल्यू था वो डिप्रिशिएट हो गया। ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग, बिफोर इंस्टॉलिंग, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट, ठीक है। तो आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप सेव क्या करोगे, लेबर डिस्प्ले सेव करोगे, क्वालिटी आप इंप्रूव करोगे, इंक्रीज थॉटपुट, ठीक है। ऑलवेज नॉट पॉजिटिव बट इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेविंग ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क कंडीशन को भी ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। if these items can be quantified, if this item can be quantified, it is possible to calculate the payback period, हमें पता चल जाएगा कि मैं जो 10 करोड़ का रोबोट लगा रहा हूं कितने साल में मेरा पेबैक आ जाएगा, मेरा खर्चा उठ जाएगा, उसके बाद मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। if the robot is considered as a replacement for a person, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट, ठीक है। अब वहां पर आप कैलकुलेट रिप्लेसमेंट करके आप देखोगे कि रिप्लेसमेंट कर सकते हो, तो आप वहां पर कैलकुलेशन करके वहां से आदमी हटाकर रोबोट लगा सकते हो। हाउ लॉन्ग द रोबोट मस्ट वर्क बिफोर इट शोइंग ए नेट सेविंग, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। सो नेट सेविंग होने से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने टाइम में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, कितने टाइम में मैं जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हूं वो 10 करोड़ का मुझे उठाकर प्रॉफिट देना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे उसको, इससे हम कैलकुलेट करते हैं, पी को बोलते हैं पेबैक पीरियड, ठीक है। कितने साल में वो पेबैक कर देगा, मतलब आपने जो खर्चा होगा उसको जो तो आप जो 10 करोड़ लगाए होगे रोबोट के ऊपर, 10 करोड़ आपको रोबोट काम करके वापस कर देगा, मतलब उतने टाइम उतने का काम वो कर लेगा, ठीक है। आई इज द इनिशियल कॉस्ट, आपने जितने लगाया था। एल इज द टोटल एनुअल लेबर कॉस्ट, आप उस काम को करने के लिए एनुअली आप कितने पैसा दे रहे हो, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय ए रोबोट, ठीक है। ई इज द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट रोबोट में क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, ठीक है। द पे बैक पीरियड मस्ट ऑब्वियसली बी लेस देन द लाइफ ऑफ द रोबोट, ठीक है। पे बैक पीरियड मस्ट बी ऑब्वियसली द लेस देन द लाइफ ऑफ द रोबोट। सपोज आपने एक रोबोट को लगाया है 10 करोड़ देके और वो सपोज 10 साल काम करेगा, तो 10 साल से पहले वो रोबोट आपको पेबैक कर देना चाहिए, तो 10 साल से पहले ही वो रोबोट आपको 10 करोड़ का काम करके दे देना चाहिए, फिर जाके आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा पाओ, ठीक है। व्हिच माइट बी 5 or 10 years and in fact payback times of the 3 years or lesser, जब जिसका पेबैक टाइम 3 और लेस है उसको ही हम लोग ज्यादातर प्रीफर करते हैं, ठीक है। क्लियरली द पेबैक पीरियड इज नाउ लो when wages are high और वाइस वर्सा, ठीक है। जब लेबर कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, पेबैक पीरियड कम हो जाएगा, वहां पर आप रोबोट लगाओगे तो आपका फायदा है ज्यादा, ठीक है। सो इन ब्रिटेन where the wages are lower than some the other industrial countries, there has been less of an economic incentive to install the robots other form of automation। देखो जैसे कि इंडिया में आपका उधर ब्रिटेन का एग्जांपल दिया है, मैं यहाँ पर इंडिया का आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में क्या है, ऑलरेडी जो लेबर है वो ऑलरेडी चीप प्राइस में आपको मिल रहा है, वहां पर आपका कुछ मतलब नहीं बनता है एक रोबोट को लाके इतना टाइम में लगाने के लिए, वहां पर आपका लॉस ही होता है। इसलिए मतलब ज्यादातर इंडियन कंपनीज जहां पर जरूरत नहीं होता है वहां पर वो लोग लेबर को ही प्रीफर करते हैं, रोबोट को प्रीफर नहीं करते।
ठीक है, दिस इज द थिंग। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर है उसका, ठीक है, विदाउट एन इमीडिएट लॉस ऑफ जॉब, ठीक है, लॉस ऑफ जॉब हो सकता है उसके वजह से, वही बोल रहा है कि अब ऐसे लिख सकते हो कि इट कैन बी ए थ्रेट टू ए पर्सन फॉर द लॉस ऑफ द जॉब, दे मेन दे आर मेन रेशनल सेव लेबर कॉस्ट, ठीक है, एट द एंड में जो रोबोट है वो लेबर कॉस्ट को सेव करता है, एंड ओवर द इयर्स देयर मस्ट बी ए लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत जब दिन लगेगा, जब लोग ज्यादा रोबोट यूज करने लगेंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट में लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, जो जितने लोग काम कर रहे थे लोगों को काम नहीं मिलेगा, मेनली जॉब्स which would have been created in the absence of automation, automation नहीं होता तो लोगों को जो जॉब मिल रहा था वो अभी नहीं मिलेगा। Some argue that so far the number of robots is tiny compared with that of country's workforce, so that jobs are created in robot manufacture, installation and maintenance, which compensates some extent for the loss of employment in manufacturing। वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तक तो बहुत ही कम जगह पे रोबोट का यूज हो रहा है कंट्री में, क्योंकि कंट्री का वर्कफोर्स में, सो दैट जॉब्स आर क्रिएटेड। तो अभी बोल रहा है कि जो आप जो सोच रहे हो कि मेरा जॉब चला जाएगा रोबोट आएगा, तो बट ये भी तो सोचो कि आप जो रोबोट जब आएगा, रोबोट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, रोबोट को इंस्टॉल करने के लिए, रोबोट का मेंटेनेंस के लिए, रोबोट को चलाने के लिए भी तो सब लोग चाहिए होगा, कुछ लेबर फोर्स चाहिए होगा, तो उधर जॉब क्रिएट होगा। सपोज कुछ कुछ जॉब हट रहा है, जो आपका रिपीटेटिव जॉब होता है, जो ज्यादा लोड लेके जाने वाला जॉब होता है, जो हाजरियस जॉब होता है, उसको लेट देम डू बाय द रोबोट्स। और जो रोबोट को आप लगाओगे तो उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी बनेगा, उसका इंस्टॉलेशन के लिए लोग आएंगे, उसका मेंटेनेंस के लिए लोग रखना पड़ेगा, तो जॉब क्रिएट भी हो। ठीक है, अदर सोशल इश्यूज क्या है? शुड द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स बी एनकरेज्ड और अपोज्ड? ये क्वेश्चन है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रोबोट जो है उसको क्या हमें एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कि बंद करना चाहिए, ठीक है। इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट इन्वर्टिबल? क्या इसको हम लोग बंद नहीं कर सकते? क्या यही सत्य है कि इंडस्ट्रियल रोबोट बढ़ता ही जाएगा, आप कुछ भी करो उसका डिमांड इतना है कि हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, वो अभी सिचुएशन का डिमांड है कि उसको हमको बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। When they are introduced, what safeguards should be established? आपको लगा कि नहीं नहीं नहीं, बिना रोबोट का तो काम हो ही नहीं सकता, हमें तो रोबोट लगाना पड़ेगा। फिर भाई साहब आप जब जब लगा रहे हो तो क्या क्या आपको सेफ्टी मेजर लेना पड़ेगा, क्या क्या सेफगार्ड लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, जो बैलेंस है, वो ना बिगड़े। Is there a real prospect of increased military use of robotics, and where what are the consequences? क्या ये सही है आपको मिलिट्री में रोबोटिक्स को यूज करना? इफ आप यूज कर रहे हो तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये इसका परिणाम क्या है, ठीक है। डू रोबोट्स फॉर पुलिस एंड सिक्योरिटी वर्क पोज ए थ्रेट टू फ्रीडम? बोल रहा है कि भाई साहब आपने पुलिस फोर्स में और सिक्योरिटी वर्क फोर्स में सपोज रोबोट को लगा दिया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल वो लोग हमारे ऊपर कंट्रोल करके बैठ जाए, ह्यूमन के ऊपर कंट्रोल करके बैठ जाए। क्या फ्रीडम के ऊपर वो एक challenges आ रहा है? Does robots have real potential to enhance people's life by, for example, relieving them of डगरी एंड डेंजरस वर्क? ये हो सकता है कि आप लोग डेंजरस वर्क जो है, डगरी वर्क जो है, ड्रगरी वर्क जो है, उधर आप रोबोट का यूज करो, ठीक है। आर डोमेस्टिक रोबोट्स फिजिबल? क्या डोमेस्टिक में हमें घर पे मतलब घर पर घर का जो काम है उधर क्या रोबोट को यूज करना चाहिए? इफ सो आर दे डिजायरेबल? क्या वो चाहिए होता है हमें? इज रोबोटिक्स लाइकली टू एनहांस और डिमिनिश इकोनॉमिक क्वालिटी बोथ विद इन एंड बिटवीन द नेशंस? क्या ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उसको क्या एनहांस करेगा कि डिमिनिश करेगा? ठीक है, बोथ एक देश के अंदर है किंबा देश देश के अंदर है, दोनों की जगह पे क्या ये क्या करेगा, ठीक है। अब आपने देखा कि
जो रोबोट है उसको आपने डिसाइड किया कि मुझे रोबोट को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरा काम बन नहीं रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरा जो काम है वो बन नहीं रहा है, तो आपने डिसाइड किया कि रोबोट मुझे यूज करना है। ठीक है, बट क्या आप जो रोबोट को यूज कर रहे हो क्या वो सेफ है? क्या वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेजर कर रहा है? एक मिनट रुक जाइए, आई थिंक सेफ्टी को हम लोग सेकेंड स्टेज पे ले सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं। ये जो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ रोबोट है इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस में वो ये पहले दिया गया है। ठीक है, देन वी विल गो फॉर द सेफ्टी एनालिसिस। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ रोबोट मैंने आपको ऑलरेडी जो बताया, टाइप ऑफ रोबोट इंस्टॉलेशन, कॉस्ट डाटा रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस। उसके बाद हम लोग सेफ्टी पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक पहले पढ़ लेते हैं। कॉस्ट डाटा रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा, ऑपरेशन करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, एंड लाइफ साइकिल ऑफ कैश फ्लो, आप कितना कैश दे रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द रोबोट, कितना आपका कैश फ्लो हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये जो चीजों को आप जब ये करोगे कौन से मेथड में किया जाता है, एक तो होता है आपका पेबैक मेथड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था ये वाला फॉर्मूला देके। ठीक है, पहले था पी वाला फॉर्मूला, वो देख लेना आप, पेबैक पीरियड। ठीक है, इक्विवेलेंट और यूनिफॉर्म एनुअल कॉस्ट ये एक होता है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। ये तीनों मेथड से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे एक्चुअली में रोबोट में इंस्टॉल करूंगा तो मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। ठीक है, द इकोनॉमी इज एन इम्पोर्टेंट इशू while setting up a new automated farm. An economic analysis of proposed engineering project must be done. On the other basis of analysis and management usually decides the feasibility of the project. अब ये सब चीजें ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, आप जब एनालिसिस करोगे, इकोनॉमिकल एनालिसिस करोगे, तब जाके द मैनेजमेंट यूजुअली डिसाइड, जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग कर सकते हैं कि भाई साहब मुझे ये प्रोजेक्ट में रोबोट को यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इज इट फिजिबल और नॉट। टू परफॉर्म द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द प्रपोज्ड robot project we require certain basic information about the project. ठीक है, आप आपको एक इकोनॉमिक एनालिसिस बिठाने के लिए, करने के लिए, ठीक है, we require certain basic information about the project. तो प्रोजेक्ट में आपका रिक्वायरमेंट क्या है आपको पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको रोबोट लगाना है कि नहीं लगाना है। दिस इंफॉर्मेशन क्या है, टाइप ऑफ रोबोट इंस्टॉलेशन, कौन सा रोबोट आप इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रोबोट इंस्टॉलेशन, आप रोबोट को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका कितना खर्चा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल टाइम, आप एक चीज को, जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उधर कितना टाइम लग रहा है, आप रोबोट लगाओगे तो आपका कितना टाइम सेविंग होगा। सेविंग बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, आप ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ से क्या क्या चीज सेव हो रहा है, क्या क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, ये सब चीजों को आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द एनालिसिस आप बता सकते हो कि आप जो रोबोट इंस्टॉल करोगे वो सही रहेगा कि गलत रहेगा। ठीक है, टाइप ऑफ रोबोट इंस्टॉलेशन, ठीक है, देयर आर टू बेसिक कैटेगरी ऑफ रोबोट इंस्टॉलेशन। ठीक है, हियर वी हैव टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच, सो वी आर इन नीड फॉर द न्यू फैसिलिटीज, आपको न्यू फैसिलिटीज बनाना पड़ेगा। रोबोट इंस्टॉलेशन इज द ओनली फैसिलिटी टू satisfy the need. In case the best alternative is selected after comparing various alternatives, the selected alternative should meet the investment criteria of the firm. फाइनली आपको जो चीज रोबोट बनाने जा रहे हो, जो चीज करने जा रहे हो, फाइनली आपको इकोनॉमिकली उस चीज को वायबल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको बता सकते हो कि हाँ मैं इस चीज को यूज करूं कि ना करूं। ठीक है, हियर द रोबोट इज एम्प्लॉयड एज ए सुइटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन लेबर। ठीक है, यहाँ पर आप जो रोबोट लगाने जा रहे हो ये एक सब्स्टिट्यूट के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ द रोबोट इंस्टॉलेशन डिपेंड ऑन हाउ एफिशिएंट एंड कॉस्टली मैनुअल मेथड इज rather than the absolute merit of the method. Either of these situations, certain basic cost information is needed in order to perform the economic analysis. ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए आपको पहले दूसरे चीजों का कॉस्ट रेशियो बेनिफिट निकालना पड़ेगा कि आप ये चीज इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आपका क्या ये हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट डाटा रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस, द कॉस्ट डाटा फॉर द इकोनॉमिक एनालिसिस इन्वॉल्व क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट इन्वॉल्व होगा और ऑपरेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगा।
इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मतलब पहले जब आप जितना आप इन्वेस्ट करोगे वो उसका अमाउंट प्लस ऑपरेशन। अब जब काम कराओगे उसमें मेंटेनेंस में उसके ऑपरेशन करते टाइम चलाते टाइम उसका क्या है जो लेबर लगेगा उसको चलाने के लिए, इसमें टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा। आप उसका सब्स्टिट्यूट में एक ह्यूमन को यूज कर रहे हो तो एक ह्यूमन लेबर को यूज कर रहे हो तो आप सपोज रोबोटिक्स का जो है उसका सपोज 20 ईयर में ये आपका ज्यादा फायदेमंद हो रहा है तो वहां पर आप रोबोटिक्स यूज कर सकते हो। ये आपका उस तरह का काम है, सपोज हजारियस काम है कि आई प्रिस्टन वाला काम है, उधर आप रोबोट यूज करोगे तो आप बता सकते हो कि हाँ ये मुझे यहाँ पर फिजिबिलिटी है, यहाँ पर मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है देख लेते हैं पहले। ओके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है रोबोट परचेज कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, स्पेशल टूलिंग कॉस्ट एंड मिसलेनियस कॉस्ट। ऑपरेटिंग क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उस चीज को रन करने के लिए आपका लेबर कितना लग रहा है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो जो आप तो एक आदमी जो है डायरेक्टली रोबोट को चला रहा है लेकिन उस रोबोट को चलाने के पीछे जो एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है उस वो जो कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजों को, तो ये होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आप चीज को मेंटेन करने के लिए जो होगा। यूटिलिटी कॉस्ट, उसको यूटिलिटी उसका तो यूटिलिटी के लिए कॉस्ट जो होगा उसको यूटिलिटी कॉस्ट बोलते हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट, जब चीजों को आप आदमी को जो बताओगे उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो कॉस्ट लगेगा उसको बोलते हैं ट्रेनिंग कॉस्ट। ये जो होता है ये कॉस्ट आप एनालिसिस कर रहे हो कि जो चीजें होता है हम लोग जो उसको ले रहे हैं बेनिफिट है कि नहीं है। रोबोट परचेज कॉस्ट क्या है, बेसिक प्राइस फॉर रोबोट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ये बता दिया मैंने। इंजीनियरिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन इंजीनियरिंग स्टाफ टू इंस्टॉल ए रोबोट। ठीक है, प्लानिंग एंड डिजाइन इंजीनियरिंग स्टाफ टू इंस्टॉल ए रोबोट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, लेबर एंड मटेरियल जो लगेगा आपको इंस्टॉल करने के लिए। स्पेशल टूलिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द एंड इफेक्टर पार्ट पोजीशन एंड अदर, जो चीज आप जो आप स्पेशल टूल आप लगाओगे उसको फिक्सचर वगैरह लगाओगे चीजों को पकड़ने के लिए, ये सब चीजें। मिसलेनियस कॉस्ट क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड बाय एनी एवरेज कैटेगरी लाइक द अदर इक्विपमेंट नीडेड फॉर द सेल। मिसलेनियस मतलब जो कॉस्ट बाद में रह जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ऑपरेटर ऑफ द रोबोट सेल का जो ऑपरेटर है वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इंक्लूड सुपरविजन, जो आपका सुपरवाइजर है वो आ रहा है सुपरविजन करने के लिए, सेटअप करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, रोबोट का प्रोग्रामिंग करने के लिए जो आदमी आया प्रोग्राम करके चला गया। ठीक है, ये सब अदर पर्सनल कॉस्ट इंक्लूड, सो ये सब चीजों के लिए जो आपका कॉस्ट यूज हो रहा है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन करने के लिए आप जो ये यूज करते हो कवर्स एंटीसिपेटेड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द थिंग, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, यूटिलिटी कॉस्ट क्या है, इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द यूटिलिटी, जैसे कि यूटिलिटी बिल हो गया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, प्रेस गैस एयर प्रेशर का, ये सब चीजें के लिए जो यूटिलिटी के लिए यूज होता है वही सब यूटिलिटी बिल हो गया। ठीक है, माइनर कॉस्ट में आ जाता है। ट्रेनिंग क्या है, ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है उसको ट्रेनिंग दे रहे हो आप। ठीक है, हैंडलिंग शुड बी कंटिन्यूअसली एक्टिव, सो ये सब जो चीजों के लिए जो ये होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी कॉस्ट। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, अब कैश फ्लो क्या होता है ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से इसको आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको फिर ये बता देता हूँ कि जो नेट एनुअल कैश फ्लो होगा आपका, जो साल में जो जितना आपका ये होगा वो क्या होगा, आपका जितना रेवेन्यू आपने कमाया, जितना पैसा आपने कमाया माइनस जितना आपका कॉस्ट चला गया, वो हो जाएगा आपका नेट एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, वहां पर यही चीज को दिखा गया है, नेट एनुअल कैश फ्लो जो हो रहा है। देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, एनुअल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर पेबैक बढ़ा, यहाँ पर टाइम दिया गया है इस साइकिल में, यहाँ पर जो है ये टाइम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है इस एक्सिस में ये टाइम दिया गया है। ठीक है, इस चीज को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जितना आपको ये वाला जो चीजें है समझ में आ गया कि आपने जितना कमाया और आपने जितना खर्चा किया वो होता है नेट एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, पेबैक पीरियड मेथड देखो मैंने वहां पर जो फॉर्मूला बताया था P इक्वल टू समथिंग, वो आई थिंक बेटर रहेगा। ROI मेथड आप ये देख सकते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मेथड क्या है कि गेन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट,
यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका कितना रिटर्न आ रहा है एक इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, दिस इज योर थिंग। ठीक है, तो ये जो चीजें हमने ये कर लिया, इसको कर लिया। देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सेफ्टी ऑफ द रोबोट in the next class. So thank you so much.